मेरे साथ आज हैं दिल्ली विधानसभा में बुराड़ी से आम आदमी पार्टी के विधायक और राष्ट्रीय प्रवक्ता श्री संजीव झा जी, और आज हम इनसे विस्तार से बात करेंगे इनके राजनीतिक सफ़र के बारे में, देश में और प्रदेश में जो राजनीतिक मुद्दे हैं उन पर। संजीव जी नमस्कार। 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 आप बिहार के एक सुदूर गांव से चलकर दिल्ली तक आए, कैसा रहा ये सफ़र? क्या सपने लेकर आए थे? देखिए, बिहार से जब लोग हम सब लोग जब दिल्ली आए या जनरली जब लोग आते हैं तो पढ़ाई लिखाई के लिए आते हैं। मैं सोच के तो नहीं आया था कि दिल्ली जाके मुझे राजनीति करना है। हम लोग जब आए थे तो सोच के आए थे कि हमें यूपीएससी करना है और नौकरी करनी है, क्योंकि हमारे यहाँ लोग ये मानते हैं सरकारी नौकरी मिल गई तो आप काबिल हैं, नहीं मिली तो नहीं काबिल हैं। तो उसमें असफलता मिली। लेकिन मुझे लगता है कि जब मैं गांव में था तब भी, जब अपने शहर में था तब भी, और जब यहाँ भी आए, कुछ सामाजिक मुद्दों को लेकर चिंता ज़रूर रहती थी। तो वहाँ भी कुछ सामाजिक काम करते रहते थे, और जब दिल्ली आए तो वो सामाजिक काम जारी रहा। 2011 में इंडिया अगेंस्ट करप्शन के बैनर तले एक बड़ा आंदोलन हुआ, जिसमें अन्ना हजारे जी और अरविंद केजरीवाल जिसको नेतृत्व कर रहे थे। उस आंदोलन का हिस्सा हम लोग ज़रूर बने, और लगा कि राजनीति से मैं थोड़े से मैं असहमत होता था। जो राजनीति में लोग थे, हमें हमेशा मानता था कि इस देश को समाधान कोई राजनीतिक पार्टी नहीं कर सकती, और इसीलिए समाज को सजग रहना चाहिए, और उसके लगातार काम करते रहते थे। जब ये आंदोलन हुआ तो मुझे लगा ये सही समय है कि अब पूरे देश में लोगों को जागरूक किया जाए। लेकिन जैसे जैसे ये आंदोलन की परिणति होती गई, हम उसके हिस्सा होते गए। 2 साल तब लड़ते लड़ते लगा कि 200 साल तक भी लड़ते रह जाएंगे। ये जो राजनीतिक पार्टियां ये ठीक नहीं होने वाली, इनकी चमड़ी बहुत मोटी है, और इनको पता है कि ये आंदोलन करेंगे फिर घर बैठ जाएंगे। हमें जो करना है वो तो करते रहना है। और अरविंद जी को लोग चुनौती देते थे कि भाई बदलना है तो पार्टी बनाओ। उनको पता था कि पार्टियाँ तो बनती है और बनती और ख़त्म होती है, तो पार्टी बनाओ और करके दिखाओ। तो अरविंद जी ने चुनौती स्वीकार करी, हम सब लोग उसके हिस्सा हो गए। 2013 में पहली बार चुनाव लड़ने का मौका मिला जी। यहीं पर एक और प्रश्न बनता है कि आम आदमी पार्टी का राजनीति में आगमन हुआ था व्यवस्था परिवर्तन को लेकर के। आज की तारीख में लोग ऐसा समझते हैं कि आम आदमी पार्टी भी वन अमंग मेनी है, जैसे अन्य पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उसी तरह आम आदमी पार्टी भी है। आपको क्या लगता है, क्या आम आदमी पार्टी अपने उद्देश्यों से भटक गई है, और अगर नहीं तो अपने उद्देश्यों के साथ कहाँ तक खड़ी है आज? देखिए, होता क्या है कि ये देश का दुर्भाग्य रहा है कि देश में राजनीतिक पार्टियां बहुत सारी बनी। कुछ पार्टियों को लोगों ने मौका दिया, अलग अलग, कोई सामाजिक न्याय के नाम पे पार्टियां बनी, कोई धार्मिक धर्म के नाम पर पार्टियां बनी, अलग अलग मुद्दों पे पार्टियां बनी। लेकिन जब वो सत्ता में आए तो अपने मूल उद्देश्य से भटक गए। अब जब 2013 में पहली बार हमें मौका मिला, और अरविंद केजरीवाल जी हमेशा कहते हैं हम वैकल्पिक राजनीति के लिए आए हैं, हम ऑल्टरनेटिव पॉलिटिक्स के लिए हम आए हैं। और इस बात की क्रेडिट तो आपको देनी पड़ेगी कि पहली बार देश में शिक्षा मुद्दा बना, स्वास्थ्य मुद्दा बना। आज़ादी के बाद से आज तक पहली कोई ऐसी सरकार थी जो अपने बजट की 1/4 शिक्षा पे खर्च किया। अपने बजट का 20% यानी 1/5 अपने बजट का स्वास्थ्य पे खर्च किया, और उससे आमूलचूल परिवर्तन भी हुआ। और ऐसा नहीं था कोई एक बार किया, लगातार हम अपने बजट का 1/4 शिक्षा पे खर्चा कर रहे हैं, वो 1/5 हम स्वास्थ्य पे खर्चा कर रहे हैं। और इसका परिणाम ये हुआ कि मैं अभी इसी बार की बात करूं तो हमने स्पेशलाइज्ड एजुकेशन स्कूल्स बनाए हुए हैं। मेडिकल की पढ़ाई के लिए अलग स्कूल्स हैं, जो इंजीनियरिंग करना चाहते हैं उनके अलग स्कूल्स हैं, जो डिफेंस में जाना चाहते हैं उनका अलग स्कूल हैं, जिनको हिस्ट्री में इंटरेस्ट है, ज्योग्राफी में इंटरेस्ट है, उनके लिए अलग स्कूल है। एक डिफेंस के स्पेशलाइज्ड स्कूल हमने बनाया, पहला बैच था, और पहले बैच में 30 बच्चों ने रिटन एग्ज़ाम पास किया और 8 बच्चे फाइनल एग्ज़ाम पास करके आज लेफ्टिनेंट बन गए। बताइए, देश में कोई एक उदाहरण, सरकारी तो छोड़ दीजिए, कोई एक प्राइवेट, मैं सैनिक स्कूल का उदाहरण बता दीजिए मुझे,
कि एक ही स्कूल से 8-8 बच्चे लेफ्टिनेंट बन के निकल कर गए हों, और ये पहला बैच था। तो हमने इस बार की बात करूँ और इस रिजल्ट की बात करूँ अगर, तो इंजीनियरिंग और मेडिकल जोड़ दीजिए तो लगभग 1700 बच्चे सरकारी स्कूल की इंजीनियरिंग और मेडिकल की एग्ज़ाम पास किए हैं। देश में एक उदाहरण आप बता दीजिए। लेकिन आप जो सवाल कह रहे हैं कि मूल जो उद्देश्य था उससे भटक गया, ये कोशिश ज़रूर की गई, क्योंकि ये जो पॉलिटिक्स में जो 75 साल से 70 साल से जो लोग हैं, उन्होंने बड़ी ईमानदारी से एक काम करा कि उन्होंने अपने अपने तरह की भीड़ बनाया। कोई धर्म के नाम पे भीड़ बना लिया, कोई क्षेत्र के नाम पे भीड़ बना लिया, कोई जाति के नाम पे भीड़ बना लिया। जब भीड़ बन गया तो उनका काम बड़ा आसान हो गया कि चुनाव आओ कहो धर्म खतरे में है, चुनाव आओ कहे क्षेत्र खतरे में है, और वो उनकी भीड़ को कह दिया कि ये तो कुछ नहीं कर रहा। तो भीड़ मान गई इस बात को, क्योंकि वो भीड़ को अंधा बना दिया गया है। भीड़ को उनकी मूलभूत ज़रूरतें क्या है उसके बारे में कभी समझाने की ज़रूरत ही नहीं समझी इन लोगों ने, क्योंकि लगा कि ज़रूरत समझा दी तो फिर वो भीड़ रहेगी नहीं। तो वो जो तमाम तरह की आरोप प्रत्यारोप के जरिए बदनाम करने की कोशिश करी गई, क्योंकि जो हमने दिल्ली में किया वो बाकी स्टेट में नहीं हो रहा है। अगर दिल्ली में 1500 बच्चे मेडिकल इंजीनियरिंग पास कर सकते हैं तो हरियाणा में भी कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश में 5000 होना चाहिए, बड़ा स्टेट है वो। गुजरात में तो गुजरात मॉडल के नाम प्रधानमंत्री जो चुनाव लड़ा था, वहाँ तो सबसे ज़्यादा बच्चे इंजीनियरिंग मेडिकल करना चाहिए था, वहाँ तो सबको हेल्थ फ्री मिल जाना चाहिए था। लेकिन ये हुआ नहीं, तो इनके पास सारे संसाधन है बदनाम करने की, और फिर सारा तंत्र भी इनका है। अब और सारे प्रचार के तंत्र, चाहे वो सोशल मीडिया हो, डरा करके धमका करके जो काम कराना हो करा दिया जाता है। तो बदनाम करने की कोशिश की गई, लेकिन आज भी हम लोग अड़े हैं। और मुझे लगता है कि अरविंद जी कहते हैं, मनीष जी भी हमेशा कहते हैं कि इस देश को अगर विश्व का नंबर 1 देश बनाना है तो क्वालिटी शिक्षा हर घर तक पहुंचानी पड़ेगी, क्वालिटी स्वास्थ्य की सुविधा हर घर तक पहुंचानी पड़ेगी। जी संजीव जी, मैं अपने प्रश्नों को एक बार फिर से और स्पष्ट कर दूं। आम आदमी पार्टी का राजनीति में जन्म ही भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई से हुआ, और उस समय में अभी आपके जो शीर्षस्थ नेता हैं, आप लोग भी कहते थे जिस पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे उस पर जांच होनी चाहिए। अभी जब दिल्ली में आम आदमी पार्टी के नेताओं पर कुछ भ्रष्टाचार के छींटे पड़े हैं और उन पर जांच की कार्रवाई चल रही है, तो पिछले दिनों काफ़ी रोष देखा गया। यहाँ तक कि जंतर मंतर पर एक सर्वदलीय प्रदर्शन भी किया गया था, और भी आप लोग और आपके समर्थक इसको लेकर के तमाम तरह के मुद्दे उठाते रहते हैं। और दरअसल इसको ऐसा क्यों नहीं समझा जाए कि आप लोग जांच नहीं चाहते हैं, जांच में रुकावट पैदा करना चाहते हैं? नहीं, देखिए, मैं उसी बात को फिर ऐड करता हूँ। मनीष सिसोदिया पे आरोप लगा, और मनीष सिसोदिया को पूरा देश या विश्व में कई जगह बोला जाता है कि शिक्षा में उन्होंने आमूलचूल परिवर्तन किया। सतेंद्र जज जेल में हैं, जिन्होंने स्वास्थ्य में एक नया मॉडल दिया, आम आदमी हमारा मोहल्ला क्लिनिक। अब वो जो मोहल्ला क्लिनिक हमारा बना, उसको देखने के लिए विश्व के कई सारी जगह से लोग आए। कॉफ़ी अन्नन प्राइमरी हेल्थ में पूरे वर्ल्ड में काम करते हैं। उन्होंने कहा कि प्राइमरी हेल्थ डिलीवरी की इससे बेस्ट मॉडल हो ही नहीं सकता। विश्व के डेवलप्ड नेशंस को इससे आम आदमी मोहल्ला क्लिनिक के कंसेप्ट को देखना और सीखना चाहिए। अब बताइए, तो जो स्वास्थ्य में आमूलचूल परिवर्तन किया उस पर आरोप लगा। अरविंद केजरीवाल, जिन्होंने एक मॉडल ऑफ डेवलपमेंट पूरे देश को दिखाया, वो जेल में हैं। तो देखिए, ये जो भ्रष्टाचार का आरोप इसलिए लगा, भ्रष्टाचारी हैं, आरोप इसलिए लगा कि शिक्षा में जो काम चल रहा है उसको मेलाइन किया जाए, जो स्वास्थ्य में काम चल रहा है उसको मेलाइन किया जाए। और एक बात बताइए, पूरे देश में एक मॉडल है कि एक ईडी की नोटिस आ जाए, अगले दिन वो झोला समेट कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाता है। आम आदमी पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसको पहले धमकी दी कि नोटिस भेजेंगे, फिर नोटिस भेजी, फिर दीवार कुरेद के, गांव के खेत कुरेद करके जांच पड़ताल करने की कोशिश की। मनीष जी के केसेस में बता दूं आपको कि लगभग 1000 ऑफिसर्स 500 जगह छापे मारे। देश तो छोड़ दीजिए, दिल्ली छोड़ दीजिए, गांव छोड़ दीजिए, दूर दूर तक। शुक्र है कि आपने मैसेज नहीं कभी किया होगा उनको, अगर आप मैसेज किए होते तो आप और छापा मारने पहुंच जाता। लेकिन एक अठन्नी नहीं मिला, 1 रुपये की बरामदी नहीं मिली। आज तक वो मनी ट्रेल एस्टेब्लिश नहीं कर पाया। बताइए, इससे बड़ी ईमानदारी का प्रूफ और क्या हो सकती है? उन्होंने ईमानदारी का प्रूफ दे दिया, 22 महीने जेल में रखा। एक बात बताइए, कल ही जो सुप्रीम कोर्ट अरविंद जी की बेल आया है और मनीष जी का बेल हुआ, क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इंस्टीट्यूशन तो खत्म हो ही गई है, कोर्ट को भी याद रखना पड़ेगा कि बेल रूल है और जेल एक्सेप्शन है।
आप सरकार, मोदी जी की सरकार ने जेल को रूल बना दिया, बेल को एक्सेप्शन बना दिया। उन्हें यहाँ तक कह दिया कि लोअर कोर्ट सेफ गेम प्ले कर रहा है। कल की जो टिप्पणी है कितनी खतरनाक है कि सुप्रीम कोर्ट को ये कहना पड़ा कि आज सीबीआई पुरानी परंपरा की तरह पिंजरे में बंद तोते की तरह काम कर रही है। अरविंद केजरीवाल का जेल जाना अरविंद केजरीवाल को हैरास करने के लिए किया गया। यहां तक कह दिया कि ईडी के बेल को विफल करने के लिए सीबीआई ने अरेस्ट किया। तो अब समझिए कि सुप्रीम कोर्ट को सख्त टिप्पणी करना पड़े तो संस्थाओं का क्या हाल है। जो बात हम डे 1 से कह रहे थे, कल सुप्रीम कोर्ट मोहर लगाई। तो आप कहेंगे कि जेल जाने के बाद मोरल इस्तीफा दे देना चाहिए। अगर अरविंद केजरीवाल इस्तीफा दे देते तो फिर भारतीय जनता पार्टी एक ट्रेंड चलाती और वो पीएमएलए में आप किसी को बंद कर सकते हैं बिना किसी, आपको जब मर्जी उठा लेगा, कोई कारण नहीं बताना है कि क्यों उठाए और कब तक रखेगा, उसका भी कोई सीमा नहीं है। लेकिन ये तो आप लोगों की ही मांग थी ना कि जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए, उन्हें जेल होना चाहिए। तो इसमें जो आम आदमी पार्टी के नेताओं पर भ्रष्टाचार के अगर आरोप लगते हैं तो इसमें अपवाद क्या है? कार्रवाई हो रही है, संस्थाएं अपना काम कर रही हैं, एजेंसीज अपना काम कर रही हैं और कोर्ट भी अपना काम कर रही है। केजरीवाल जी को कल जमानत मिली, इससे पहले सिसोदिया जी को भी जमानत मिली और जो हमारे दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन जी हैं वो भी जमानत पर ही हैं। एक बात समझिए, तो इसमें दिक्कत क्या है? फिर दिक्कत ये है कि ये देश संविधान से चलेगा। इस देश की जनतांत्रिक मूल्यें बहुत गहरी और बहुत मजबूत हैं। ये देश सीपीसी सीआरपीसी से चलेगा। ये देश किसी चौथी पास राजा के ह्यूमन फैंसी से नहीं चलेगा कि उसको रात में कोई बात फैसला कर लेता और कल उसको एग्जीक्यूट कर देगा। इस देश में लॉ हैं। आप अगर देश में तो लोकतंत्र है, चौथी पास राजा देश में कहाँ से आ गया? मैं वही कह रहा हूँ, मैं चौथी पास राजा की बात इसलिए कह रहा हूँ, मैं उस बाद में आऊँगा। लोकतंत्र की सम्मान, लोकतंत्र की जड़ें मजबूत करना हर वो उस व्यक्ति की जिम्मेदारी है जो लोकतांत्रिक तरीके से चुन करके आया है। वो अगर अपने हाथ से लोकतंत्र खत्म करेगा तो इसका मतलब है कि वो नासमझ है। एक बात। दूसरी बात कि आज जो मैंने आपको पहले कहा कि किसी मनीष जी के क्या वो 18 महीने वापस कर देंगे? अगर मनीष जी की गिरफ्तारी को कोर्ट ने ये कहा कि ये इसने एक सांप सीढ़ी के खेल खेलने के चक्कर में, प्रोसेस के चक्कर में मनीष जी को आपने 17 महीने जेल में रखा। यहाँ तक कहा कि कोर्ट को ये याद रखना चाहिए कि जो मैंने पहले कहा कि बेल राइट है एक्यूज का, आप ऐसे किसी को जेल में नहीं रख सकते। तो आप वो 17 महीने लौटा कर दिखा दो मुझे। वो 17 महीने दिल्ली की जनता को चुने हुए उप प्रधानमंत्री और उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री थे, जो शिक्षा में आमूलचूल काम किया। आपने उस 17 महीने ना केवल मनीष सिसोदिया खराब किए, दिल्ली की जनता का जिन्होंने उम्मीदें थी आम आदमी पार्टी सरकार से, अरविंद केजरीवाल जी की सरकार से, मनीष सिसोदिया से, आपने उस उम्मीदों पर पानी फेरा है। तब मैं कह रहा हूँ कि अगर संविधान सम्मत काम कर रहे हैं, अगर लॉ सम्मत काम कर रहे हैं, आपने एक कानून बना दिया। उस कानून में आपने कहा कि बेल ही नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को आपने ये कहा कि ये कानून हमने बनाया ड्रग तस्कर के लिए। सुप्रीम कोर्ट को आपने कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग जो पूरे वर्ल्ड में हो रहा है उसको रोकने के लिए। और आपने उस कानून का उपयोग किस पे किया? जिससे आप डर रहे हैं। जो चुना हुआ मुख्यमंत्री है, जो चुना हुआ मंत्री है, उस कानून का उपयोग आप कर रहे हैं महाराष्ट्र में सरकार तोड़ने के लिए। उस कानून का उपयोग कर रहे हैं पूरे देश में पार्टी तोड़ने के लिए। तो इसका मतलब ये है लेकिन कि इस सरकार ने तो ईडी एक्ट नहीं बनाया है। ईडी इस सरकार से पहले भी थी। ईडी एक्ट को उस सरकार ने बनाया है जिसका आपने उनके साथ मिलकर के लोकसभा का चुनाव भी लड़ा था। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, थोड़ा समय दीजिएगा। अंग्रेज का जब रूल था तो प्रेस नियंत्रण एक कानून था कि अगर प्रेस कोई ऐसी बातें जो अनर्गल होगी उसको छापेगा तो उस पर कार्रवाई हो सकती है। जब ये देखा कि देश में विरोध बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है अंग्रेजों के खिलाफ, तो उसने रॉलेट एक्ट लाया। उस एक्ट में कहा कि अगर आप सरकार ये मानती है कि आप उसका विरोध कर रहे हैं तो बिना किसी कारण आपको जेल में बंद रख सकता है और 6 महीने तक जेल में बंद रखेगा। ठीक। ईडी में इन्होंने पीएमएलए एक्ट में सेक्शन 45 ऐड कर दिया। सेक्शन 45 में कह दिया कि जज तभी बेल दे सकता है जब प्रिज्यूम कर ले कि वो इनोसेंट है। जज प्रिज्यूम कब करेगा? जब ट्रायल पूरी हो जाएगी, और ट्रायल आप कराएंगे नहीं। तो ये तो रॉलेट एक्ट से खराब आपने पीएमएलए एक्ट को बना दिया। और ये पीएमएलए एक्ट आपने उन लोगों पर उपयोग किया जो सरकार का विरोध कर रहे थे,
सरकार को जिससे डर था, जिसको लग रहा था कि ये अगर आ जाएगा तो हमें खत्म कर देगा, आपने उस पर पीएमएलए एक्ट लगा दिया, तो आप तो काले अंग्रेज हो गए और रॉलेट एक्ट से खतरनाक आपने पीएमएलए एक्ट को बना दिया। तो बीइंग अ सिटीजन मेरी ये जिम्मेदारी है। शुक्र मानिए कि अभी नेता को उठाया जा रहा है। एक दिन ऐसा होगा कि जिस दिन आप कुछ कह दिए खिलाफ, आपको उठा के एक सिटीजन को, अगर ये एक्ट खत्म नहीं होती, अगर एक्ट कमजोर नहीं होता तो एक सिटीजन को बंद कर दिया जाता। शुक्र मानिए कि इतने सारे नेता को, लीडर्स को बंद करने के बाद सुप्रीम कोर्ट की चिंता बढ़ी और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सेक्शन 45 में भी, अब मनीष जी की में ही कहा उन्होंने कि अगर इनकार्सिनेशन बड़ा होता है, अगर जेल में ज़्यादा दिन तक रखते हैं तो आपको जो आपका फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 21 में आपको बेल देना पड़ेगा, और तमाम और प्रोविजन लगा करके इसको कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। और जो विजय मदन लाल चौधरी का जजमेंट था जिससे ये एम्पावर किया गया, उसको फिर से सुप्रीम कोर्ट रिव्यू कर रही है ताकि ये कानून ड्रैकोनियन ना हो। पहला ऐसा कानून है जिसमें ट्विन बेल ऑफ कंडीशन अप्लाई नहीं होता। कहता है, पहला ऐसा कानून कहता है कि बेल आपका राइट ही नहीं है। जूरिस्प्रूडेंस ऑफ लॉ कहता है कि अगर आपने एक्यूज बने तो बेल आपका राइट है, जेल एक्सेप्शन होना चाहिए। लेकिन इसमें कहता है नहीं, जेल राइट है, बेल एक्सेप्शन होना चाहिए। ड्रैकोनियन लॉ है ये। और इस कानून का उपयोग नरेंद्र मोदी इस देश के अपोजिशन खत्म करने का, इस देश के जनतांत्रिक मूल्यों खत्म करने का। प्रधानमंत्री क्या कहते थे जब पहली बार जीत कर आए, सीधी संसद सीढ़ी पर लेट गए, लोगों को लगा कि संसद मजबूत होगा। इन्होंने एक एक कर संसद की सारी परंपरा को तार तार कर दिया और फिर कहे टीम इंडिया। टीम इंडिया का मतलब क्या था कि हर वो सरकार जिसको लोगों ने चुना, चाहे अपोजिशन भी क्यों ना हो, आप साथ लेकर काम करेंगे। टीम इंडिया के सचिन तेंदुलकर, अरविंद केजरीवाल को आपने जेल में बंद कर दिया, तो आप इस टीम इंडिया को, टीम को आप कमजोर करने की कोशिश किया। आपने गद्दारी की है देश से। आपने सारे संस्थाओं को कब्जा करके, मिसयूज करके इस देश के जनतांत्रिक मूल्यों को कमजोर करने की कोशिश की है। वर्तमान भले ही भूल जाए, इतिहास आपको माफ नहीं करेगा। और काले अक्षरों में देखिए, आज के 200 साल बाद ये दो लाइन का शब्द लिखा जाएगा, लेकिन ये लिखा जाएगा, एक तानाशाह इस देश के जनतांत्रिक मूल्यों को खत्म करके इस देश को पीछे कर दिया। तो तानाशाह कौन है? आप तो दिन रात उनकी आलोचना करते हैं जिनको आप तानाशाह बता रहे हैं। अगर तानाशाह होते तो आप लोग कोई अपना मतदान नहीं कर पाते। उनके खिलाफ बोलने वाले सारे लोगों को, जैसे इमरजेंसी के दौरान किया जाता था, जेलों में भर दिया जाता। तो आज तो जेलों में भरा जा रहा है। तानाशाह की स्टेजेज होते हैं, ऐसा नहीं कोई एक दिन में तानाशाह बनता है। कल सुप्रीम कोर्ट ने कहा ना कि सबसे प्रीमियर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी सीबीआई है, और कहा टाइम टू कम टू डिस्पेल नोशन अमॉन्ग पीपल कि यू आर अनकेज्ड, कि आप लोगों के मन में ये आस्था बने कि आप खुला तोता है, पिंजरे में बंद तोता नहीं है, समय आ गया है, ताकि प्रीमियर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी में लोगों की आस्था बने और बढ़े। सुप्रीम कोर्ट ने ही माना है इस बात को कि आज एजेंसी का उपयोग लोगों को, अपोजिशन को टारगेटेड सप्रेस करने की कोशिश की जा रही है। तो अगर आप इंस्टीट्यूशन का, जो प्रीमियर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं, उस इंस्टीट्यूशन को आप कंट्रोल करके अपने फायदे के लिए उपयोग कर रहे हो, यही तो तानाशाही है। और तानाशाही क्या है? अगर संसद में आपको बात पसंद ना आए, सस्ता उसको रद्द कर दिया जाए, यही तो तानाशाही है। इस देश के संसद में लोग चुनकर भेजते हैं कि लोगों की आवाज़ उठाई जाए। अगर किसी ने कह दिया कि अदानी और प्रधानमंत्री की दोस्ती है और अदानी को ही सारा काम मिल जाता है, तो अदानी के खिलाफ जिसने बोला उसको संसद में रहने का अधिकार नहीं है। देखिए, बंगाल के एक सांसद निकाल दिया गया, हमारे एक सांसद, राज्यसभा सांसद को निकाल दिया गया। ये तानाशाही नहीं तो और क्या है? उनकी सदस्यता बहाल हो गई। सदस्यता बहाल कैसे हो गई? एक बात समझिए, नहीं, उनका निलंबन तो रद्द हो गया ना। नहीं, निलंबन दूसरी बार चुन के गए हैं वो, उस बार तो रद्द करके निकाल दिया गया उनको। आप क्या चाहते हैं कि वो आजीवन उनको बैन कर दिया जाए? दूसरी बार दिल्ली के विधायकों ने उनको चुन करके भेजा है, और पहली बार इतिहास में ऐसा देखा हमने कि चुन करके भेजने के बाद पहले टेन्योर के अपराध को कंटिन्यू कर दिया गया। यही तो तानाशाही है। जिस देश के संसदीय परंपरा को, संसदीय व्यवस्था को, संविधान को, जनतांत्रिक मूल्य को कॉम्प्रोमाइज करेगा तो तानाशाह नहीं है तो और क्या है? चलिए, बहरहाल यह तानाशाही की आपकी परिभाषा है, हमारी इसमें सहमति नहीं है। हम आते हैं कल की घटनाक्रम पर। कल न्यायालय से अरविंद जी को सशर्त जमानत मिली है, कंडीशनल बेल मिला है। उनमें इतने सारे पाबंदियों के साथ उन्हें जमानत दी गई है। क्या इस तरह से
केजरीवाल जी दिल्ली की सरकार को प्रभावी तरीके से चला पाएंगे? बड़ा इंटरेस्टिंग है। जब हमारे नेता जेल में बंद थे तो देखिए ये सारे नैरेटिव भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री पीएम के ऑफिस में बनाई जाती है और फिर मीडिया में इसको दिया जाता है और फिर मीडिया में वो नैरेटिव बनती है। एक बात समझिए, जब तक अरविंद केजरीवाल जी जेल में थे, मनीष जी जेल में थे, संजय सिंह जेल में थे, हमारे नेता जेल में थे, तब तक ये कहते थे अच्छा फिर बेल क्यों नहीं मिल रही? अगर ईमानदार होते तो बेल मिल जाती। उनको पता था कि पीएमएलए एक्ट में बेल नहीं मिल सकता। उनको अंदाज़ा नहीं था कि सुप्रीम कोर्ट की भी चिंता बढ़ेगी, तुम बिना किसी कारण बंद कर रहे हो। बेल क्यों नहीं मिल रहा? बेल क्यों नहीं मिल रहा? अब जब मिल गया, बेल ही तो मिला, सशर्त मिला है। अब कल की केसेस की बात करें, कल के केसेस में सीबीआई की जो केस की सुनवाई में शर्त नहीं रखा है, इससे प्रीवियस बेंच ने जो ईडी में इंटरिम जमानत देते हुए जो शर्त रखा था, उस शर्त को अपहेल्ड करना इनकी कंपल्सन थी, चूंकि प्रीवियस कोर्ट ने उसको शर्त को रखा था। लेकिन डिफरेंस ऑफ ओपिनियन यहाँ भी है। कल ही माननीय जस्टिस ने कहा कि ये जो कंडीशन लगाया गया है, इस कंडीशन से मैं सहमत नहीं हूँ, लेकिन चूंकि इसी कोर्ट के प्रीवियस बेंच ने लगाया है तो इस पे हम अपनी कोई कमेंट फर्दर नहीं करना चाहता। समझिए, सिर्फ अपेक्स कोर्ट के बेंच इस बात को मान रही है कि ये कंडीशन ठीक नहीं है, तो हम तो कह ही रहे हैं ठीक नहीं है। अब हम लेकिन जिस तरह से बेल प्लीड करने के लिए गए, हम कंडीशन को प्लीड करने के लिए भी जाएंगे और हम कहेंगे कि सीटिंग सीएम को काम करने से रोकना मुझे लगता है ठीक नहीं है और दिल्ली की जनता के साथ अन्याय है, नहीं होना चाहिए। और मुझे पूरा विश्वास है कि माननीय कोर्ट इस बात को कंसीडर करेगी कि भी बहुत सारे काम होने हैं। मान लीजिए दिल्ली के विधानसभा को होना है, बिना कैबिनेट सिविल साइन के तो नहीं होगा, तो मुझे लगता है कि इस बात को कोर्ट रिकंसीडर करेगी। तो आप यह बात मानते हैं कि इन शर्तों के साथ केजरीवाल जी दिल्ली की सरकार को प्रभावी ढंग से नहीं चला पाएंगे? देखिए, अरविंद केजरीवाल जी जेल में थे और 6 महीने से सरकार चल रही है, अरविंद जी के डायरेक्शन पे चल रही है। दिल्ली की जनता को फ्री बिजली मिल रही थी, रुकी नहीं, मिल रही है। दिल्ली की जनता को पानी फ्री मिल रहा था, मिल रही है। इस बार की रिजल्ट में पहली बैच आया है जिसमें एक ही स्कूल के 9 बच्चे लेफ्टिनेंट बन के गए हैं और 1700 बच्चे डॉक्टर इंजीनियर बने हैं। वो काम रुका नहीं। दिल्ली में महिलाओं की बसों में यात्रा फ्री चल रही थी, फ्री चल रही है। हाँ, मैं ये मानता हूँ कि और बहुत सारे काम अभी होने हैं और जिस पे मुख्यमंत्री जी की सहमति और उनके सिग्नेचर की ज़रूरत है, उनके कंसेंट की ज़रूरत है। और इसके लिए मैंने पहले कहा कि जो काम चल रहे हैं वो तो आबाद गति से चल रहे हैं, उस काम हाँ कोशिश पूरी की गई। अरविंद जी को क्यों बंद किया गया? पहला देश 75 साल में पहली बार ऐसा हुआ कि हमारे नंबर 1 लीडर, हमारे नंबर 2 लीडर, हमारे नंबर 3 लीडर, हमारे नंबर 4 को जेल में बंद कर दिया। चूंकि पहले लगा कि मनीष जी को जेल में बंद कर देंगे, पार्टी टूट जाएगी, नहीं टूटा। फिर संजय सिंह को जेल में बंद कर देंगे, पार्टी टूट जाएगी, नहीं टूटा। फिर कहने अरविंद केजरीवाल को जेल में बंद कर दो, पार्टी टूट जाएगी, पार्टी नहीं टूटा। क्योंकि ये पार्टी हम अपने करियर बनाने के लिए नहीं आए, हम इस देश की, दिल्ली की जनता की बेहतरी के लिए आए हैं। बहुत लोग जब जेल और करियर की बात होती है, लोग करियर चुन लेता है, जेल छोड़ देता है। हमारे सभी नेताओं ने जेल को गले लगाया है, करियर को गले नहीं लगाया। तुम जेल इमरजेंसी में लोग अपने बिल्कुल बहुत लंबे लंबे समय तो जेल में बंद रहे, लेकिन जिन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया उनको इतिहास याद रखा, जिन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ किया उनकी यहाँ चर्चा भी नहीं कर पा रहे। तो मुझे लगता है कि हम सबको, इस पार्टी को, अरविंद केजरीवाल जी का इतिहास स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाए, ये मौका नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। चलिए, तो आप जिस दिल्ली मॉडल की बात कर रहे थे, यहाँ पर महिलाओं की फ्री बस यात्रा जारी है, शिक्षा सरकारी स्कूलों में बेहतर दी जा रही है और उसकी सफलता के सोपान भी दिखने लगे हैं। मोहल्ला क्लिनिक की बात करी तो शायद यही दिल्ली मॉडल है जिसको आप पूरे देश भर में इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। शायद यह आम आदमी पार्टी का सपना हो सकता है। लेकिन इसको एक पक्ष है जो फ्रीबी पॉलिटिक्स की तौर पर देखता है, और आज अगर रिपोर्ट्स पर यकीन करें तो कर्नाटक में जो कांग्रेस शासित प्रदेश है, हिमाचल में वहाँ भी कांग्रेस की सरकार है, इन राज्यों में फ्रीबीज के बोझ के कारण राजकोष लगभग खाली हो गया है, ऐसा बताया जा रहा है। तो इस नुकसान को आप किस तरह से देखते हैं? फिर कैसे राज चलेगा? बड़ा आश्चर्य है,
आपने 2 स्टेट का नाम लिया, हालांकि वो स्टेट जिनकी सरकार है वो बताएंगे, लेकिन आपने राजस्थान का नाम लिया जहाँ सबसे ज़्यादा कर्जा है। आपने उत्तर प्रदेश का नाम नहीं लिया जहाँ पे कर्जा उसके बजट से 1.5 गुना होने जा रहा है। मुझे ये लगता है कि फ्री बीज, देखिए पिछले मैं फिर 75 साल से कहूँगा कि कोशिश यही की गई कि वोट तो जनता से ले लिया जाए, लेकिन जब काम की बारी आई, बेनिफिट की बारी आई तो अमीरों को दी जाए। आप कहते हैं कि फ्री बीज से देश की इकोनॉमी पे धक्का लग रहा है, हम कहते हैं नहीं, आप बिल्कुल गलत हैं। फ्री बीज मैं दिल्ली का फ्री बीज काउंट कर लेता हूँ। दिल्ली की सारी फ्री बीज हम 6 से 7 हज़ार करोड़ में दे रहे हैं। सारे फ्री बीज आप काउंट कर लीजिए, जो आप देने वाले उसको भी काउंट कर लीजिए, तो जो हम कह रहे हैं 1000 रुपये हर महिला को देंगे उसको भी काउंट कर लीजिए। लेकिन ये तो 6 से 7 हज़ार करोड़ जो है वो एक्सचेकर्स पे बोझ है ना। आता हूँ, लेकिन आप तब काउंट नहीं करते कि नरेंद्र मोदी जी रातों रात कॉर्पोरेट टैक्स 1.5% कम कर देते हैं और 2.5 लाख करोड़ का बोझ बढ़ जाता है। आप तब काउंट नहीं करते हैं 40,000 करोड़ रुपए लेके एक व्यापारी भाग जाता है। आप तब नहीं कहते हैं जब लाखों हजारों करोड़ की सब्सिडी सरकार को, बड़े बड़े व्यापारी को दे दी जाती है। मुझे ये लगता है कि अगर लगभग 12 लाख करोड़ रुपए इस देश के 100 से 150 व्यापारियों ने इस देश को चुना लगा दिया, आप उस पर सवाल इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि वो में बेनिफिशियरी जो हैं सब बहुत मजबूत और बड़े लोग हैं। हो सकता है बड़े बड़े मीडिया के तंत्र के लोग भी होंगे उसकी बेनिफिशियरी, तो सवाल उस पर नहीं होता। अगर मान लीजिए 20,000 करोड़, 25,000 करोड़, 40,000 करोड़ रुपए हम अगर जनता को दे दिया तो आपने कहा एक्सचेकर पर बोझ बढ़ाते हैं। मैं एक उदाहरण और देता हूँ दिल्ली की। आज दिल्ली में जीएसडीपी सबसे ज़्यादा है, दिल्ली में सेविंग भी सबसे ज़्यादा है, और दिल्ली का जो इन्फ्लेशन है वो देश में सबसे कम है। क्यों कम है? मैं कहता हूँ अरविंद केजरीवाल के इस मॉडल से पूरे देश को सीखना चाहिए, सभी सरकारों को सीखना चाहिए। पर बताइए, एक गरीब को अगर हमने 10,000 15,000 रुपये बचाकर दे दिया, वो गरीब इस देश का बेस्ट कंज्यूमर है, तुरंत जाता है दुकान और वो दुकान में सामान खरीद के लाता है, तो मार्केट में पैसा जाता है। जब मार्केट मौजूद होता है तो प्रोडक्शन बढ़ता है, जब प्रोडक्शन बढ़ता है तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है, और जब एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है तो देश की इकोनॉमी बढ़ती है। हम उसी 10,000 रुपये में से फिर हम 30% 40% टैक्स लेकर के सरकार अपने पास ले लेती है। मनमोहन सिंह जी जब मनरेगा शुरू किया था ना, इसलिए उसका डेवलपमेंट हो जाए, वो चाहते थे कि अंतिम व्यक्ति के पास कुछ कैश पहुंचे ताकि वो कैश मार्केट में आए। जिस मॉडल से पूरे देश को सीखनी चाहिए उसको फ्रीवीज की गाली दी जा रही है। अरे वो जो फ्रीवीज की बेनिफिशियरी अगर कॉमन मैन है तो मार्केट मजबूत होगा, लेकिन अगर उस फ्रीवीज का बेनिफिशियरी अगर मान लीजिए अदानी अंबानी ऐसे व्यापारी हैं तो इस देश का पैसा जा करके सिंगापुर में जमा कर देंगे, टैक्स हेवन कंट्री में जमा कर देंगे, उससे देश को फायदा नहीं होगा। तो आज अरविंद केजरीवाल ने जिस मॉडल को इजाद किया है और उसके डायरेक्ट बेनिफिट, मैंने आपको कहा कि आपकी जीएसडीपी देख लीजिए, आपकी सेविंग्स देख लीजिए, आप यहाँ के इन्फ्लेशन देख लीजिए, अब पता चल जाएगा कि फ्रीवीज का इम्पैक्ट सोसाइटी पे क्या होती है, सरकार को क्या बेनिफिट होती है। तो ये तमाम कवायद भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के तमाम मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री और नेता जो नकारे हैं, जो कर नहीं सकते, जिन्होंने डिलीवर नहीं किया है, जनता को कुछ नहीं दिया सिवाय गुमराह करने के, बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। पर हम दिल्ली में करके दिखाया है, हम पंजाब में करके दिखा रहे हैं, और जहाँ जहाँ सरकार आएगी मैं खुल के कहता हूँ कि हम वेलफेयर स्टेट में को गवर्न करने वाले लोग हैं। अगर हम वेलफेयर स्टेट गवर्न करने, हमारी जिम्मेदारी है कि हम अंतिम व्यक्ति के लिए फायदे की बात करें। अरविंद केजरीवाल एक बात कहते हैं कि जिस सरकार को आप चुनते हैं उस सरकार की जिम्मेदारी है कि अपनी योजनाओं में ज़्यादा जगह उसको दे जिसको ऊपर वाले ने कम दिया है। अगर इस प्रिंसिपल से सरकार ने काम कर ली होती तो ये देश आज विश्व का नंबर 1 देश होता। जी, बहरहाल आप अपनी बात रखते हुए कह रहे थे कि 40,000 करोड़ रुपया लेकर एक व्यापारी फरार हो जाता है, तो 40,000 करोड़ रुपये उस व्यापारी को जिस सरकार के शासनकाल में दिए गए थे, जब समय आता है आप उस सरकार के साथ खड़े हो जाते हैं, उस पार्टी के साथ खड़े हो जाते हैं। और 10 साल में इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं थी। 100 दिन 2014 में क्या कहा था, 100 दिन में हम कायधन वापस ले आएंगे, 100 दिन में हम सभी जो लेकर भाग गए उनको वापस ले आएंगे। इनके समय में डेटा ये कहता है कि इस देश से 18,000 मिलियनर बिलियनर देश छोड़ के चले गए। तो उनकी संपत्तियां तो सील की गई है ना, जितना वो लेके भागे थे, कह रहे हैं कोर्ट में कि उससे ज्यादा हमने सील कर लिया है। अच्छा एक बात बताइए, अगर खाता न बही, प्रधानमंत्री जो कहें वही सही। अरे भाई,
अगर आप उस पर आरोप तय नहीं कर लेते, रिकवरी कैसे हो जाएगी? केवल सील करके लिख लेने से कल को डिसील करेंगे, आप बताएंगे हमने डिसील कर दिया, हमने वापस कर दिया। आप उसको लेकर कैसे नहीं? आप तो कहते 56 इंच का सेना और विश्व गुरु हैं, पूरे विश्व में डंका बज रहा है, एक व्यापारी को वापस ले आए हो बता दीजिए आप। तो तमाम लोग यहां से लुट रहा, उल्टा देश छोड़ करके व्यापारी यहां से जा रहा है, चूंकि देश को सेफ नहीं समझ रहा है वो। तो हम ये कह रहे हैं, आपका सवाल था कि आप जिनके समय में उनके साथ खड़े हो गए। एक बात समझिए, जब इमरजेंसी का भी दौर था तो उस समय के सभी अपोजिशन इकट्ठा हुआ और मिलकर के लड़ा। क्यों? क्योंकि बात इस देश की जनतंत्र की आ गई थी, बात इस देश के संविधान की आ गई थी, बात फ्रीडम ऑफ स्पीच की आ गई थी, आपके फंडामेंटल राइट वायलेशन की आ गई थी। आज फिर देश उसी कगार पे जा रहा है, बल्कि उससे बुरे दौर से देश गुजर रहा है। इस देश में एक पार्टी धार्मिक उन्माद पैदा करने की कोशिश कर रही है, देश को बांटने की कोशिश कर रही है, तमाम इंस्टीट्यूशन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है और सभी अपोजिशन को जो वेलफेयर के लिए काम करना चाहती है उसको जेल में बंद कर रही है। तो फिर अब ये ज़रूरत है कि इस देश की जब बात संविधान पे आ जाए, जब बात देश पे आ जाए, जनतांत्रिक मूल्यों पे आ जाए, आपकी फ्रीडम पे आ जाए, जो सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि फंडामेंटल राइट आर्टिकल 21 का वायलेशन हो रहा है, जो आर्टिकल 21 में जो अधिकार दिए गए उसको आपसे छीना जाए, तो हम सब की जिम्मेदारी अपने से ऊपर उठ करके, भले ही हम सिद्धांत तौर पर असहमत हैं, लेकिन ये असहमति तभी रहेगी जब देश बचेगा। तो ये देश बचाने की लड़ाई थी। ऐसे में हमारी कांग्रेस से हजार असहमतियां हैं, लेकिन असहमति तभी रहेगी जब आप रहेंगे। ये घर रहेगा तो हमारी लड़ाई भी रहेगी, ये घर ही उजाड़ दिया जाए तो हम रहेंगे नहीं। तो कांग्रेस को अभी तक आप दोष मुक्त नहीं मान रहे हैं? नहीं, देखिए, मेरे मानने या ना मानने से कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं, मैं आपसे इसलिए प्रश्न पूछ रहा हूं क्योंकि आम आदमी पार्टी का तो उदय ही कांग्रेस के विरोध के साथ हुआ था। मैं उसी पे आ रहा हूं कि मेरे मानने ना मानने से कोई फर्क नहीं पड़ता। जनतंत्र में जनता मालिक होती है और जनता की अदालत में जो फैसला होता है उस फैसला को लोग सिर माथे स्वीकार करता है, ताकि आप सहमत हो या असहमत हो। तो जनता ने अगर कोई निर्णय लिया है, जनता ने अगर कांग्रेस को 2014 में हटाया, तो मैं कह भी दूं कि नहीं, कांग्रेस बहुत अच्छा काम कर रही थी, जनता नहीं मानेगी। तो मुझे ये लगता है कि ये जनतंत्र में जनता तय करती है। और मैं कहता हूँ, जनता ने ही तो बीजेपी को चुन लिया है। हाँ, मैं वही कहता, हम तो मान रहे हैं, नहीं तो हम कहते ये प्रधानमंत्री हमारे नहीं है। हमने क्यों माना प्रधानमंत्री हैं? मैं मानता हूँ कि तानाशाह हैं, मैं मानता हूँ कि कम विजन वाले लोग हैं, मैं मानता हूँ उन्होंने देश का नुकसान किया है, लेकिन जनता ने चुन लिया, हमारे प्रधानमंत्री हैं वो। तो हम जनता के दिए गए निर्णय को, और ये अधिकार जनता पास ही होनी चाहिए। एक बात बताइए, दिल्ली में जनता ने हमें चुना और दिल्ली में जनता ने बीजेपी को हराया। तो और जब हमें चुना तो हमारा संविधान मुझे ताकत देता है। मुझे ताकत कैसे देता? मेरे अधिकारी मेरे कंट्रोल में रहेंगे और मेरे से सुनेंगे। बीजेपी ने क्या किया कि जनता ने हमें चुना, पावर जो अधिकारियों का हमारा था, वो चूंकि केंद्र में उनकी सरकार थी और कहा कि नहीं, केंद्र हमारी सरकार है, हमारी ताकत छीन के किसको दे दिया? जो हमसे हार गए। और आप कहते हैं उनको तानाशाह ना कहें, ये तानाशाही नहीं है तो और क्या है? ये अधिकार केवल जनता का है कि जनता ने चुना और जनता हटाएगा। ये ताकत दूसरे किसी आदमी को नहीं है, किसी सरकार को नहीं है, चाहे कितने ही पावरफुल आदमी क्यों ना हो। लेकिन पावर का मिसयूज नरेंद्र मोदी जी ने किया। लोगों की भलाई अपनी जनता ने चुना, लेकिन एक एक दिन एक एक सरकार को कमजोर करने का, अपोजिशन को कमजोर करने का, खत्म करने की साजिश पूरे दिन लगाते रहे। और यही कारण है, देखिए, मैं मानता हूं कि नरेंद्र मोदी की जीत नहीं है ये। नरेंद्र मोदी जी 400 पार की बात कर रहे थे, उनको मैंडेट नहीं मिला है। नरेंद्र मोदी जी चुनाव से पहले इन्होंने कहा कि मोदी परिवार, सब मोदी परिवार लिखेगा। इसका मतलब क्या था कि देश मोदी को जानता है और मोदी परिवार को ही साथ करा है। देश ने कहा ना, तुमको मैंडेट नहीं देंगे हम। तो उनको मॉरल ग्राउंड पे फिर सत्ता छोड़ देना चाहिए। लेकिन सत्ता का मोह ऐसा है और उनको पता है जिस दिन हम छोड़े, पता नहीं हम कहाँ होंगे, क्योंकि जितना उन्होंने इस देश के जनतंत्र के साथ अन्याय किया है, जनतंत्र इस देश का संविधान इनको माफ़ नहीं करेगा। चलिए, फिर हम उसी सवाल पे आते हैं कि आपको भाजपा से बड़ी लड़ाई लड़नी है, इसीलिए आप कांग्रेस के साथ खड़े हो जाते हैं। तो क्या यह सुविधा की राजनीति नहीं है? नहीं, देश बचाने की राजनीति है। एक बात समझिए, आपने बिल्कुल ठीक कहा। जिस पार्टी के खिलाफ हमने इतने बड़े आंदोलन किए, हम उससे साथ आज क्यों खड़े हैं? हम इसलिए खड़े हैं क्योंकि देश बचाना जरूरी है, बाबा साहब का संविधान बचाना बहुत ज़रूरी है, जनतांत्रिक मूल्यों को बचाना बहुत ज़रूरी है। अगर जनतांत्रिक मूल्य नहीं बचा, संविधान नहीं बचा, तो देश नहीं बचेगा। तो आपको मैंने पहले कहा
कि हमारी हजार असहमति है कांग्रेस से, लेकिन बात अगर देश की आ जाए तो आपकी भी जिम्मेदारी है, हर एक सिटीजन की जिम्मेदारी है कि ये देश बचे, संविधान बचे, उसकी लड़ाई लड़े। चलिए, बहुत अच्छी बात है। ये राजनीतिक परिस्थितियां हैं, यह बदलती रहती है और उस तरह से राजनीतिक समीकरण भी बदलते रहते हैं। हम वापस आते हैं दिल्ली मॉडल पे। आप जिस दिल्ली मॉडल की बात कर रहे थे, आपका विधानसभा क्षेत्र बुराड़ी भी उसी दिल्ली के आदर्श मॉडल का एक हिस्सा है। लेकिन अभी आए दिन अखबारों में छपता रहता है, हम लोग भी कवर करते हैं कि यहाँ पर जाम की बहुत बड़ी समस्या लगती है, नालों की समस्या है, और आप 2 टर्म से विधायक हैं। देखिए, मेरा ये तीसरा टर्म है। वैसे मैं क्या बताऊँ आपको कि पता नहीं अब इस कॉन्स्टिट्यूंसी का कितना आपको जानकारी है। ये कॉन्स्टिट्यूंसी अनऑथराइज कॉलोनी से बसा हुआ कॉन्स्टिट्यूंसी है और यहाँ पर बाहर से आए हुए लोग बहुत ज़्यादा हैं। अलग अलग स्टेट से लोग आए हैं, कोई बिहार से, कोई यूपी से, कोई उत्तराखंड से, कोई राजस्थान से, पूरे देश से लोग यहाँ पर आकर के लोग बसे हैं। जब मैं पहली बार विधायक था यहाँ पे, लगभग 70 कॉलोनी ऐसा था जहाँ पे ये जाम तो छोड़ दीजिए, लोगों के घर में बिजली नहीं थी, पीने का पाइपलाइन नहीं था, गलियाँ सड़कें नहीं थी। आज मैं कह सकता हूँ कि 95% कॉलोनियों में 95% कॉलोनी में 24-25% कॉलोनियाँ थी जहाँ पे ये सुविधाएं थी। आज मैं कह रहा हूँ 95% कॉलोनियों में बिजली है, पानी है, सड़कें हैं, सीवर है, गैस लाइन है। ये 10 साल में बदला है। आप ये कहेंगे कि जाम बहुत है। अब देखिए, इस कॉन्स्टिट्यूंसी में जब मैं पहली बार वोट मांगने आया था 13 में, तो लोग कहते थे साहब बिजली दिला देना, पानी का लाइन बिछा देना। कोई हिम्मत करके सड़क पर तक पहुंच पाता था। किसी ने सपने नहीं सोचा 59 कॉलोनी में कभी सीवर बिछ जाएगा। तो आज इस टेन्योर में 2.5 साल कोरोना के कारण काम करने का अवसर नहीं मिला। अब 2.5 साल में आज के दिन बुराड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी में 17,000 गलियां बन रही हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर की अपनी एक लिमिटेशंस होती है। काम करने वाले लोग उतने हैं, इंजीनियर्स हमारे उतने हैं, कई जगह थोड़े काम में समय लग रहा है। हमारा 100 फुटा रोड है, अब इस रोड में सीवर का 30 फुट नीचे सीवर बिछ रहा है। अब 30 फुट नीचे कॉम्प्लिकेशंस के कारण ये हमारा 8 महीने का काम हमारा 18 महीने में कंप्लीट होने जा रहा है। इसमें थोड़ी समस्याएं हुई, लेकिन समस्या इसलिए हुई कि काम हो रहा है। पिछले कई वर्षों से होता था कि काम नहीं होने के कारण समस्या थी, आज ज़्यादा काम होने के कारण समस्या है। तो मुझे लगता है कि ज़्यादा काम होने की वो समस्या बहुत टेम्प्रोरी होता है कि आज जब तक काम चल रहा समस्या है, काम खत्म समस्या खत्म। तो मुझे लगता है कि मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में किसी ने कहा कि संजीव जी ने काम का आतंक कर दिया है, इतना काम शुरू कर दिया, परेशानी होने लगी है लोगों को। तो मुझे लगता है ये अच्छा इंडिकेटर है। बिल्कुल, काम का आतंक होना चाहिए। और आपके उत्तर से क्या मैं यह समझूं कि बुराड़ी के विधायक यहाँ के लोगों की जो समस्याएं हैं, खासकर जो जाम की समस्या है, उस पर एक्टिवली काम कर रहे हैं और करवा रहे हैं, और उनको निकट भविष्य में इस समस्या से मुक्ति मिल सकती है? देखिए, वो हमारी जनता जानती है, वो देखती रहती है कि रात के 12 बजे, रात के 1 बजे, रात के 2 बजे में हम खड़े होकर के अपनी सड़कों को बना रहे हैं। लोग आते जाते मिलते हैं, लोग कहते हैं कि ये मैं तो सैल्यूट करता हूँ कि 2 बजे रात में आप खड़े हैं। मुझे लगता है कि मेरे क्षेत्र की जनता मुझे, अब हमें लगभग 11 साल हो गए, तो जनता से बेहतर दूसरा कोई नहीं जानता। और यही कारण है कि मैं जनता का शुक्रगुजार भी हूँ कि 13 में पहली बार चुनाव लड़ने आया था और मुझे याद है 60,000 वोट मिला था और 10,000 की मार्जिन से मैं जीता था। दूसरे 15 में लड़ रहा था तो 68,000 की मेरी मार्जिन थी। जितना वोट नहीं पहली बार था उससे ज़्यादा की मार्जिन थी। और इस बार तो दिल्ली की जनता ने, बुराड़ी जनता ने रिकॉर्ड में 90,000 की मार्जिन। जितना मेरा जीत का अंतर है 27 विधानसभा में, इतनी वोट नहीं पड़ती है। तो ये जनता का प्यार है, उनका आशीर्वाद है। उनको लगता है ये मेरा अपना बच्चा है, अपना भाई है, जैसा भी करता है काम ठीक करता है। कई बार केंद्र सरकार सभी चीज़ों पर कब्जा करके रोकने की कोशिश करती है, लेकिन ये लड़ता रहता है, भिड़ता रहता है। तो ये लोगों का विशेष प्यार है। मुझे पूरा विश्वास है कि लोग इस बात को बेहतर समझते हैं। हमने कहा भी है कि जाम की समस्या से महीने 2 महीने में निजात मिल जाएगी। तो चलिए, आपकी लोकप्रियता पर तो कोई संदेह नहीं है। आप 3 बार से यहाँ पर विधायक चुने जा रहे हैं और तीनों बार लगातार आपके जीत का जो मार्जिन है वह बढ़ा है। लेकिन अभी हाल ही में संपन्न हुए लोकसभा चुनाव में आप गठबंधन के प्रत्याशी कन्हैया कुमार को वोट नहीं ट्रांसफ़र करवा पाए। देखिए, मैंने वही कहा कि ये अहंकार मुझे ना हो जाए
कि मैं जो कहूँगा वो जनता कर लेगी। जनता निर्णय अपने विवेक से लेती है। हाँ, हम उनको निवेदन करते हैं, कोई सहमत होते हैं, कोई असहमत होते हैं। हो सकता है दिल्ली की डायनामिक्स ऐसी रही है कि चाहे 2014 हो, 2019 हो, अभी 2023 का चुनाव रहा हो, 24 का चुनाव रहा हो। एक बात समझिए, लगातार 2015 में 7 के 7 सीट हम हार गए और बड़ी बड़ी मार्जिन से हारे, और फिर जब विधानसभा चुनाव हुआ तो 70-67 सीट हम जीत गए। 2019 में फिर हम बुरी तरह 7 सीट हार गए, और उसके बाद जब विधानसभा चुनाव 70-62 सीट हम जीत गए। तो दिल्ली की जनता पढ़ी लिखी जनता है, वो अपने हिसाब से निर्णय लेती है। तो लोकसभा में उनका निर्णय कुछ और होता है, विधानसभा निर्णय कुछ और होता है। और पूरी कोशिश भी भारतीय जनता पार्टी ने करी कि हमारे सभी नेताओं को जेल में, हमारे सभी बड़े नेता जेल में बंद थे। 10 दिन के लिए केवल अरविंद केजरीवाल बाहर आए थे, बाकी सभी जेल में ही थे उस समय में। तो हमारी स्ट्रैटेजी, हमारा प्रचार प्रसार, हमारा तमाम प्लानिंग उस तरह से एग्जीक्यूट नहीं हो पाया जो अगर सभी नेता बाहर होते तो हो पाता। तो वो कारण रहा होगा कि हम समझाने में सक्षम नहीं हो पाए होंगे, या वोट हमने जो कहा कन्वर्ट कराने में हो सकता है कि उनकी असहमति रही होगी कांग्रेस से। तो हमारे कहने के बावजूद लोगों ने, मैं आपके साथ तो हूँ लेकिन अभी माफ़ कीजिए मैं वोट नहीं करूँगा, तो जनता मालिक है। तो ऐसा माना जाता है कि यहाँ के जो स्थानीय सांसद हैं मनोज तिवारी जी, उनसे आपके अच्छे संबंध हैं? देखिए, मुझे लगता है कि राजनीति में आपकी सैद्धांतिक मतभेद होते हैं। मेरे सैद्धांतिक मतभेद हैं, और मैं हर फोरम पर इस बात से मैं सहमत हूँ कि जो उनको काम करना चाहिए वो काम नहीं कर रहे हैं। अब बुराड़ी में बिजली की समस्या है। बिजली की समस्या क्यों है? चूँकि डीडीए ने एक इलीगल चिट्ठी दे दी, इलीगल एक ऑर्डर जारी कर दिया कि हमसे परमिशन लेकर के बिजली लगेगी। अब किसी की बिजली नहीं लग रही है। अब डीडीए के मेंबर हैं मनोज तिवारी जी, डीडीए उनके अंदर, केंद्र सरकार उनकी है, उनके अंदर आता है। वो एक बार प्रयास कर लेंगे, ख़त्म हो जाएगा। यहाँ 17,000 लोगों को बिजली नहीं मिल रही है। मनोज तिवारी जी यहाँ बगल में बुराड़ी में ही अभी बाबा बागेश्वर का प्रोग्राम में वो रोज़ आते थे, लेकिन रोड पार करके अपने क्षेत्र की जनता की बदहाली देखने नहीं आ रहे। मेरी असहमति है, लेकिन व्यक्तिगत तौर पर मेरी कोई लड़ाई नहीं है और किसी से लड़ाई नहीं है। कोई भी पार्टी का नेता, वो अपने सैद्धांतिक तौर पर मतभेद तो है हमारी, लेकिन व्यक्तिगत तौर पर हमारे सांसद हैं, मैं उनका सम्मान करता हूँ। तो मुझे लगता है कि राजनीति में इतनी शुचिता और इतना ज़रूर एक लेवल तय हो जाना चाहिए कि आपकी लड़ाई सैद्धांतिक लड़ाई है, कोई व्यक्तिगत दुश्मनी हमारी नहीं है, और उतनी गरिमा सबको मेंटेन करनी चाहिए। मैं मेंटेन करता हूँ गरिमा। तो जब आपके मनोज तिवारी से अच्छे संबंध हैं तो उनसे आप आग्रह नहीं करते हैं, वो उस बोर्ड के मेंबर हैं, एक बार रिकमेंड कर दें? मैंने आपको कहा मेरे संबंध अच्छे नहीं हैं या संबंध बुरे हैं, बात नहीं है। वो हमारे सांसद हैं, सांसद होने के नाते मैंने उनको कई बार कहा, और चूंकि वो हमारी बात नहीं सुनते, तभी तो मैं कह रहा हूँ कि वो गैर जिम्मेदार सांसद हैं। वो उनकी जो जिम्मेदारी होनी चाहिए अपनी जनता के प्रति, वो जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं कर रहे हैं। मेरी असहमति है उससे। तो आपके लिए खराब संबंध है, लेकिन चूंकि वो सांसद है तो मुझे लगता है कि जब भी यहाँ आते हैं तो प्रोटोकॉल के तरीके में उनको मंच पर बैठाऊंगा, मैं उनको जो सम्मान मिलना चाहिए वो सम्मान दूंगा। तो आप कहेंगे अच्छे संबंध हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ये संबंध हमारी अगर बात पार्टी की आ जाए, विचार की आ जाए, हम उनसे 100 गुना ज़्यादा असहमत हैं। लेकिन अगर सांसद हैं तो मैं उनका सम्मान करता हूँ। अब तभी मैंने कहा कि ये संभाव और इतनी गरिमा ये राजनीति में रहनी चाहिए, और कार्यकर्ताओं को भी कहता हूं कि ये लड़ाई आपकी व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, कोई सिर फोड़ने फाड़ने की नहीं है। ये लड़ाई सैद्धांतिक होनी चाहिए। ये स्पेस, ये भारतीय जनता पार्टी लाठी लेकर तैयार होगी, या तो हमारी बात सुनो और नहीं तो फिर तुम देशद्रोही हो जाओ, पाकिस्तानी हो जाओ। चलिए, प्रजातंत्र की सबसे खूबसूरत तस्वीर यही है कि जहाँ पर व्यक्तिगत मतभेद नहीं होते हैं, नीतिगत मतभेद होते हैं। एक प्रश्न आपकी विधानसभा से और, पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट में भलसवा डेयरी वाला मामला सुना गया और उस पर कुछ टिप्पणी भी आई। वहाँ पर जो डिमोलेशन की कार्रवाई होने वाली है, हो रही है, अनेक लोगों पर विस्थापन का खतरा है, वहाँ पर बिजनेस एस्टेब्लिश हो गए हैं, घर बन गए हैं। इस संकट से कैसे निपटेंगे बुराड़ी विधायक? देखिए, मुझे लगता है कि केवल भलसवा डेयरी की नहीं, ऐसे 11 डेयरियाँ हैं। इन सबको 1975 में डेयरी के काम के लिए जगह दी गई थी, लीज पे जगह दी गई थी। अब ये चूंकि अब शहर बढ़ता गया तो डेयरी के पास लोग घर बनाते गए, डेयरी शहर बन गया।
तो जो अब वहाँ के रेजिडेंट हैं उनको डेयरी से शिकायतें हैं। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि इसका मतलब डेमोलिशन नहीं हो सकता। इसी दिल्ली में केंद्र सरकार ने ही 2014 में एक कानून लाया और उस कानून में ये कहा कि 2015 से पहले अगर जो जिस जगह पे रह रहा था वो उस जगह का ऑनर होगा और उसके लिए DDA ने कन्वीनियंस डीड सबको दी। जिसको अब देखिए, जिसको 1975 से जगह मिला हुआ है, अब ठीक है आप डेयरी तो शिफ्ट कर दो, तो उसका मालिकाना हक मत छीनो उससे, क्योंकि अब वो उस जगह पे उसकी रिहाइश है, वो वहाँ रहने लगा है। अब उसकी ज़मीन छीन करके तुम डेमोलिश कर दोगे, मैं उससे असहमत हूँ। और हमने कहा भी, और हम लोग कोर्ट में भी इस बात को हमने सरकार में हमने उस पे उसका मालिकाना हक होना चाहिए, उसके लिए हम लोग कैबिनेट नोट तैयार कर रहे हैं। उसमें भी LG, चूँकि यहाँ LG साहब मालिक हैं, तो LG साहब सभी अधिकारियों से वो इनपुट नहीं आने दे रहे हैं, कमेंट नहीं आने दे रहे हैं, ताकि वो हम पॉलिसी और कानून बना पाएँ। लेकिन हमने कोर्ट में कहा है कि हम कानून बनाने की प्रक्रिया में हैं और हम जल्दी ही इनका मालिकाना हक मिल जाए, इसके लिए हम उनको हम ये कानून बना करके अधिकार देंगे। तो मुझे लगता है कि माननीय कोर्ट को इस बात को कंसीडर करना चाहिए कि दिल्ली में घर बहुत मुश्किल से बनता है, और अगर किसी का घर है तो मुझे लगता है वो छीनने का अधिकार हमें नहीं है, और इस तरह का बुलडोजर ना चले जिससे उसकी जीवन ही उजड़ जाए। तो हम इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। चलिए, मुझे उम्मीद है कि इस लड़ाई में आपकी और आपके जनता की जीत होगी। हालांकि MCD भी आप ही के पास है। बहरहाल चलते हैं देश की चुनावी फिजाओं पर। भारत एक ऐसा देश है जहां पर चुनावों का मौसम सालों भर रहता है। अभी भी कुछ प्रदेशों में विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं। खासकर मैं जिक्र कर रहा हूं हरियाणा का, जहां पर आपका कांग्रेस के साथ एक बार फिर से गठबंधन होते होते रह गया। क्यों नहीं हो सका यह गठबंधन? देखिए, दो बातें हैं। ऐसा आपने पहले सवाल में आपका जवाब छुपा हुआ है कि आपने कहा कि भाई आप कांग्रेस के साथ क्यों गए। तो हमें लगा कि केंद्र सरकार जो वर्तमान में है वो इस देश के संविधान को जनता दल ख़त्म करना चाहे, हमको मिलकर लड़ना चाहिए। जब हम स्टेट में जाते हैं तो स्टेट की पॉलिटिक्स अपनी अलग तरह की पॉलिटिक्स है और स्टेट लीडरशिप की अपनी अलग अलग कंपल्सन्स हैं। हम सब एक अलायंस इंडिया का हिस्सा है। हम जब इंडिया का हिस्सा है तो इंडिया इसलिए बना कि इस इंडिया की घटक दल, जो कई दल हो सकता है कि आपस में एक सैद्धांतिक तौर पर असहमत हों, लेकिन उसके बावजूद इसलिए इकट्ठा हुए कि हम, इंडिया का मतलब ये था कि इस देश, इंडिया को बचाना, देश को बचाना, संविधान को बचाना, जनतंत्र को बचाना। लेकिन जब हम स्टेट में जाते हैं, यहाँ तो हम इंडिया के हिस्सा हैं, पर वहाँ पर जब लड़ाई लड़ने जाते हैं तो स्टेट की अपनी एक डायनामिक्स है। उस डायनामिक्स में स्टेट के लीडर चाहते हैं कि हम अलग लड़ें। हम कभी कई जगह सहमति हो पाती है लड़ना चाहिए, कई जगह सहमति नहीं होती है लड़ना चाहिए। तो मुझे लगता है कि फिर मान लीजिए कई जगह कांग्रेस लगता है कि मैं बहुत मजबूत हूँ, मुझे साथ मिलकर लड़ने की ज़रूरत नहीं है। तो वो स्टेट की लीडरशिप में के अपने एक निर्णय को केंद्रीय पार्टी को उसके साथ खड़ा होना पड़ता है। और मुझे लगता है कि यही कारण है कि कांग्रेस वहाँ अलग लड़ रही है। उनको लगता है कि भाई हम अलग लड़के अच्छा कर पाएंगे। लेकिन मुझे ये लगता है कि हम जिन वादों के साथ हम आएगा, हम उनके साथ लड़ते तो हम कहते कि भाई हम शिक्षा गारंटी दे रहे हैं, हम स्वास्थ्य गारंटी दे रहे हैं, हम रोजगार की गारंटी दे रहे हैं, हम बिजली की गारंटी दे रहे हैं, हम पानी की गारंटी दे रहे हैं। हो सकता है कि उस गारंटी से सहमत नहीं है तो अलग लड़ रहे हैं, हम अलग, हमारी गारंटी बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं, आप तो गठबंधन की कोशिश कर रहे थे ना हरियाणा में। मैंने वही कहा। फिर आखिर सफल क्यों नहीं हुआ? लोग कह रहे हैं या राजनीतिक हलकों में यह बताया जा रहा है कि आपकी महत्वाकांक्षा कुछ ज़्यादा थी, आप कुछ ज़्यादा सीटों की डिमांड कर रहे थे जिससे कांग्रेस सहमत नहीं थी। हम महत्वाकांक्षी हैं, ये कहने में कोई गुरेज नहीं है, लेकिन हम महत्वाकांक्षी इसलिए कि हम चाहते हैं कि हर एक बच्चे को अच्छी शिक्षा मिले। हमारी महत्वाकांक्षा है कि हर व्यक्ति को अच्छे स्वास्थ्य की सुविधा मिले। हमें लगता है कि नौजवान को रोजगार मिले। हरियाणा में खेल के प्रतिभावान बहुत बच्चे हैं, वो जाके ओलंपिक में मेडल ले आए। हमारी रोजगार की गारंटी मिले, ये हमारी महत्वाकांक्षा है। तो मुझे लगता है, और ये महत्वाकांक्षा हर एक पॉलिटिकल पार्टी को होना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है, मैंने आपको कहा कि अगर मान लीजिए इन बातों पर सहमति नहीं हो पाती है तो क्या कांग्रेस इन बातों पर सहमत नहीं थी कि हरियाणा का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ना चाहिए, खेल की प्रतिभाओं का सम्मान होना चाहिए और संवर्धन होना चाहिए, फ्री बिजली मिलनी चाहिए, सुविधाएं मिलनी चाहिए? नहीं, उनके मैनिफेस्टो में नहीं है ना, उनके मैनिफेस्टो में नहीं है। हम ये गारंटी हरियाणा जनता को दे चुके हैं। उनके अलग मैनिफेस्टोज हैं।
तो मुझे लगता है कि भाई चुनाव तभी लड़ेंगे जो गारंटी, ये सब गारंटी हमने हरियाणा को पहले दे चुके हैं। अब हम अलायंस करने जा रहे हैं और अलायंस पार्टनर्स बात से सहमत नहीं है, तो अब कैसे चुनाव लड़ेंगे साथ में? तो इससे तो भाजपा विरोधी वोटों का बंटवारा होगा, फिर से आप भाजपा की बी टीम बन गए हरियाणा में। ये एक बड़ा आश्चर्य है कि लोग कहता है कि ये भाजपा का वोट, ये वोटर गुलाम नहीं है। दिल्ली में हम चुनाव लड़ रहे थे पहली बार, तो लोग मुझे कहते थे कि ये 22 सीट तो कांग्रेस का पक्का है। तो क्यों पक्का है जी? यहाँ पर दलित वोट है, यहाँ पे झुग्गी है, यहाँ पे मुस्लिम वोट है, ये उनका पक्का है। और ये जो 18 या 20 सीट है ये बीजेपी का पक्का है। क्यों जी? तो यहाँ पे डायनामिक्स ऐसा है कि यहाँ पे ये वोटर हैं, ये बीजेपी को वोट करते हैं। हमें जगह कहाँ है? पर जब हम लोगों को कहा कि आप अगर अपने बच्चों को बेहतर भविष्य चाहते हैं, हमारे साथ खड़े भाई, 70 में 70 सीट आ गई, वो भी किला ध्वस्त, ये भी किला ध्वस्त। वोटर गुलाम नहीं, ये गलतफहमी होती है कि ये बीजेपी का वोटर, ये कांग्रेस का वोटर है। वो तब वोटर तब तक है जब तक उसको ऑप्शन नहीं मिलता है कि कौन आकर के हमारे बच्चों की शिक्षा की बात करेगा, स्वास्थ्य की बात करेगा। तो चलो ठीक है जी, ये भी ऐसे ही हैं, वो भी ऐसे ही, तो इधर खड़े हो जाओ, उधर खड़े हो जाओ, तो कुछ इधर खड़ा हुआ, कुछ खेमे में बट गया। लेकिन जब आम आदमी पार्टी जाती है तो खेमा खत्म हो जाता है। पंजाब में गए, ये अकाली का खेमा है जी, ये कांग्रेस का खेमा है जी, सारे खेमे खत्म हो गए। तो हम जहाँ जाते हैं, ये जो आप कहते हैं ना कि ये भाजपा का वोटर, ये कौन, हम सब वोटर खत्म कर देते हैं। हर एक व्यक्ति ये चाहता है कि हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, हमें स्वास्थ्य की सुविधा मिले, रोजगार मिले। वो जो देगा उसके साथ लोग खड़े हो जाएंगे। नहीं, लेकिन आप भी यह मानते हैं कि अगर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी हरियाणा में एक साथ मिलकर चुनाव लड़ते तो भाजपा को बेहतर चुनौती दे सकते थे और शायद उन्हें सत्ता से बाहर का रास्ता भी दिखा सकते थे। मैं इस बात से सहमत हूँ कि देखिए, जब आप साथ मिलकर के लड़ते हैं तो हमारी जो मॉडल ऑफ गवर्नेंस हैं, उस मॉडल ऑफ गवर्नेंस को लोग पसंद तो करते हैं। कई बार लगता है पता नहीं आ पाएंगे, नहीं आ पाएंगे, तो मन में दुविधा रहती है। तो अगर दोनों मिलकर लड़ते तो उनकी अपनी एजेंडे और हमारा अपना मॉडल ऑफ गवर्नेंस, उन दोनों के साथ लोग, फिर वो भाजपा 10 सीट पे भी नहीं पहुंच पाती। इस बात से मैं सहमत हूं। लेकिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट हमारे शिक्षा का मॉडल है, हमारे स्वास्थ्य का मॉडल। अगर उससे में कोई पार्टी सहमत नहीं होगी तो फिर मैं साथ मिलकर चलने से कोई फायदा नहीं। तो बड़ी लड़ाई के लिए फिर से छोटा सा त्याग कर देते हरियाणा में, क्या हो जाता? देखिए, त्याग जनता के कॉस्ट पे नहीं होना चाहिए, त्याग अपने कॉस्ट पे होना चाहिए। तो हम कर लेंगे त्याग। हम इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरी पार्टी इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे विधायक मंत्री इंपॉर्टेंट नहीं है, जनता इंपॉर्टेंट है। जनता को शिक्षा तो मिलना चाहिए, जनता को स्वास्थ्य सुविधा मिलना चाहिए, रोजगार के अवसर मिलना चाहिए। हरियाणा में अगर प्रतिभावान बच्चे हैं तो उनको अवसर आगे बढ़ने का मिलना चाहिए। अगर उस पर कोई सहमत नहीं होगा तो फिर मुझे लगता है कि हमारी असहमति है। ये त्याग मेरी होगी, हम सब कुछ त्याग दे देंगे, लेकिन त्याग जनता का करना पड़ेगा। तो उससे हम जनतंत्र में हमारे लिए जनता मालिक है और उसके लिए कोई किसी तरह का कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए हम तैयार नहीं हैं। चलिए, तो आप यह कह रहे हैं कि कांग्रेस से अलग आम आदमी पार्टी हरियाणा में चुनाव लड़ रही है, इससे भाजपा को कोई लाभ नहीं होगा? नहीं, मैं नहीं मानता हूँ। अब देखिए ना, टीवी पे भी लोग आकलन करते रहते हैं। मैं कल ही किसी टीवी पे था तो एक लोग कह रहे हैं उस शहर में जी बीजेपी को नुकसान करेंगे, गांव में कांग्रेस का नुकसान करेंगे, तो हम दोनों का नुकसान करेंगे। यानी जनता हमारे पास आ रही है ना, आप ही आकलन करेंगे। आप पूछे क्या होगा, आप भी वही कहेंगे। जिस शहर में इनके वोट है तो बीजेपी को नहीं मिलेगी, गांव में जाएंगे तो कांग्रेस को नहीं मिलेगी। इसका मतलब दोनों वोट हमारे पास है। आम आदमी पार्टी एक ऐसी दुधारी तलवार है, जिधर गिरे उधर ही कटेगी। अच्छी बात है। इसी चुनाव के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं तो अगले 6 महीने में दिल्ली में भी चुनाव होने वाले हैं। अगले चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी का मुद्दा क्या होगा? क्या मिस्टर केजरीवाल एंड टीम चौथे टर्म के लिए तैयार है? और क्या संजीव झा मानते हैं कि पार्टी एक बार फिर उन्हीं पर भरोसा जताएगी बुराड़ी से? नहीं, वो तो देखिए पार्टी तय करेगी। मैं ये कतई नहीं कहता कि मुझ पे ही भरोसा करेगी, और ये अहंकार किसी को नहीं होना चाहिए, खासकर मुझे तो नहीं है। मुझे कोई गलतफहमी नहीं है। हम पार्टी के एक मजबूत सिपाही हैं और पार्टी जो भी जिम्मेदारी जब भी देगी और देती रही है, हम उसको अपनी ईमानदारी से निर्वहन करते आ रहे हैं। लेकिन इस बात से मैं सहमत हूँ कि दिल्ली की जनता पूरी तरह से मन बना चुकी है कि इस बार 70 के 70 सीट आम आदमी पार्टी को देना है। कल ही मैं किसी टीवी चैनल पे था तो बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे थे कि लड़ाई इस बार बीजेपी कांग्रेस में है। हमने कहा बिल्कुल लड़ाई बीजेपी कांग्रेस में है दिल्ली में, लेकिन वो लड़ाई जीरो किसको मिलेगा उसकी है। पिछली बार कांग्रेस जीरो थी, इस बार कहीं बीजेपी जीरो तो नहीं हो जाएगी। वो लड़ाई आपस में लड़ते रहे, हम 70 की लड़ाई लड़ रहे हैं। और दिल्ली की जनता ये मानती है कि हमारा मुख्यमंत्री जो हमारे बच्चों को अच्छा भविष्य दे रहा था, हमारा मुख्यमंत्री जो हमें अच्छा इलाज दे रहा था, मुफ्त दवाएं दे रहा था, मुफ्त जांच चल रही थी, हमारा मुख्यमंत्री
जो हमारे बुजुर्ग तीर्थ यात्रा करा रहा था, हमारा मुख्यमंत्री जो हमें महिलाओं को बसों में यात्रा करा रहा था, हमारा मुख्यमंत्री जो हमने वादा किया था कि हर एक महिला को जो 18 साल से ऊपर होंगे उसको 1000 रुपये देंगे, उसको रोकने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी ने की है। तो दिल्ली की जनता भारतीय जनता पार्टी को माफ़ नहीं करेगी। तो क्या दिल्ली का चुनाव आप कांग्रेस के साथ मिलकर लड़ेंगे या अलग अलग? मुझे लगता है कि देखिए, दिल्ली की जनता आम आदमी पार्टी के साथ खड़ी है। व्यक्तिगत तौर पर मेरा मानना है कि यहाँ पर किसी के साथ लड़ने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए ज़रूरत नहीं है कि हमारा जो एजेंडा, मैंने कहा, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, रोजगार, महिलाओं को 1000 रुपये देना, ये जो तमाम हमारी योजनाएं हैं उससे कई बार लोग सहमत नहीं होते हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि और दिल्ली में लोग आम आदमी पार्टी से विकल्प देखना भी नहीं चाहते। तो वहाँ लड़ने की व्यक्तिगत तौर पर मेरा ये मानना है कि साथ लड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए, ये तो हम देश की बात कर रहे थे, अब थोड़ा विदेशों की भी बात कर लें। आपके गठबंधन के सबसे बड़े सहयोगी कांग्रेस पार्टी के सर्वमान्य नेता राहुल गांधी पिछले दिनों विदेशी दौरे पे थे, अमेरिका गए हुए थे और वहाँ पर उन्होंने कुछ बयान दिए, खासकर आरक्षण को लेकर के जो बयान दिया उसको लेकर के देश में तमाम विवाद उठे। भाजपा ही नहीं, बसपा सुप्रीमो बहन मायावती ने भी उनका विरोध किया। तो क्या लगता है आपको कि कांग्रेस का देश में एक अलग चेहरा है? देश में जाति जनगणना की बात करते हैं कांग्रेस पार्टी के लोग और आरक्षण के पक्ष में बयान देते हैं, लेकिन विदेशों में जाकर क्या ये कांग्रेस की असली मानसिकता है कि वहाँ उजागर हो गई? मुझे लगता है कि ये सवाल चूँकि कांग्रेस से जुड़ी हुई है तो कांग्रेस के लोग ही जवाब दें। ना मैंने उनके बयान को अभी सुना है और बिना सुने बिना जाने मुझे लगता है किसी बात पे कमेंट करना, किसी के मुंह से सुना हुआ बातों को कह देना, मैं अपनी फितरत नहीं समझता, इसलिए मैं कोई पे कमेंट नहीं करना चाहता। तो आपको क्या लगता है देश में कभी आरक्षण की समीक्षा हो सकती है? देखिए, मुझे लगता है कि आरक्षण समीक्षा तभी होती जब आप क्वालिटी शिक्षा हर घर तक पहुंचा देते। आप शिक्षा में बराबरी तो दे नहीं रहे। अगर आप गांव में जाइए, आप सुदूर एरिया में जाइए, आप गरीब इलाकों में जाइए, सरकारी स्कूल ठीक से नहीं है, प्राइवेट पढ़ाने के पैसे नहीं हैं और आप ये कहेंगे नहीं आरक्षण नहीं होना चाहिए। आरक्षण की समीक्षा तभी करेंगे जब सबको आप क्वालिटी शिक्षा दे दीजिएगा, जब सबको क्वालिटी की स्वास्थ्य की सुविधा मिले। जो बाबा साहब ने संविधान में लिखा था, उन्होंने नीति निर्देशक तत्व में कहा था कि स्टेट की जिम्मेदारी है कि सरकार को अच्छी शिक्षा फ्री देना चाहिए, स्वास्थ्य की सुविधा फ्री देना चाहिए, रोजगार के बराबर के अवसर मिलने चाहिए थे, वो तो नहीं मिला। तो ऐसे में नहीं मिला तो मुझे लगता है जब तक वो नहीं मिलता है तब तक आपको तो थोड़ा सा एज देना पड़ेगा और वो मिलना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद संजीव जी, आपने हमारे सभी प्रश्नों का खुले दिल से और बेलौस अंदाज में जवाब दिया। हम आपकी इन्हीं अदाओं के मुरीद हैं और उम्मीद करते हैं जल्दी ही आपसे फिर भेंट होगी। तो दोस्तों, ये थे हमारे साथ बुराड़ी से आम आदमी पार्टी के विधायक संजीव झा जी। ये अपनी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं और आपके साथ हमारी बातचीत हमेशा सुखद होती है। हम अगले अंक को लेकर फिर आएंगे, हमारे साथ कोई नए अतिथि होंगे, कोई नए गेस्ट होंगे। फिलहाल आप देखते रहिए वन इंडिया और खबरें विस्तार से पढ़ने के लिए लॉग इन कीजिए hindi.oneindia.com पर। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इन सभी सवाल पूछने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।